मेरे पति काम की आड़ में 9 लड़कियां रखते थे। हर रात उन लड़कियों को बारी बारी बंद कमरे में लेकर जाते। जब कुछ घंटों बाद लड़कियां बाहर आती तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती थी। पूरे शरीर पर चोट के निशान होते। एक दिन मैंने छुपकर देखा तो मेरे पति उन लड़कियों के कपड़ों में। मेरा नाम आरती है। अपने गरीब माँ बाप की मैं इकलौती संतान थी और मैं ही अपने माता पिता का सहारा थी। मैं ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई क्योंकि मेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे ज़्यादा पढ़ा लिखा सकें। इसका मुख्य कारण ये था कि वे अपनी बीमारी के चलते अपना ही इलाज कराते थे और घर का 2 टाइम का चूल्हा ही जल पाता था, क्योंकि वह एक ऑटो रिक्शा चलाकर हमारे घर का गुजारा करते थे। लेकिन कक्षा 8 तक तो उन्होंने मुझे पढ़ा लिया था। इसके बाद जब पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा तो वह मेरी पढ़ाई ना करवा सके। लेकिन इसी सबके बीच मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि उन्होंने मुझे जो संस्कार दिए थे वह तो शायद पढ़े लिखों में भी ना हों, क्योंकि मुझे सब बड़े छोटे का मान सम्मान करना आता था और हमेशा ही एक सही रास्ते पर चलकर एक अच्छे इंसान बनने का मेरे अंदर जुनून था। आज तक मेरे माता पिता को मेरी वजह से कभी भी अपनी नज़र नहीं झुकानी पड़ी थी और मेरा यही दृढ़ निश्चय था कि आगे भी न झुकानी पड़े। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मेरी उम्र 20 साल से ऊपर हो चुकी थी। अब मेरे माँ पापा को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी, क्योंकि मेरे पिताजी को बीमारी होने की वजह से उन्हें फ़िक्र लगी रहती थी कि कहीं उन्हें कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ जाएगी और वह इन सब चीज़ों से अभी वाकिफ़ नहीं हैं तो अकेले कैसे कर पाएंगी। इसलिए मेरे पिताजी ने कहा कि अब आरती के लिए कोई अच्छा घराना देखकर उसकी शादी कर दें, ताकि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम पर भी किसी तरह का बोझ नहीं रहेगा। लेकिन मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे हर समय उनका ख्याल रहता था। मुझे पता था कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैं उनको उनके काम से हटाकर कुछ देर आराम करने को बोलती, उन्हें दवाई वगैरह देती और टाइम से खाना भी खिलाती हूँ। अगर मैं ससुराल चली गई तो पिताजी बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे और वैसे भी मैं अपनी माँ पापा से दूर रह भी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने पिताजी से बोल दिया कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं तो बस उम्र भर आप लोगों के साथ रहकर आप लोगों की सेवा करनी चाहती हूँ। लेकिन वह लोग मेरी जिद कहाँ चलने दे रहे थे। एक दिन मेरे मामा जी हमारे घर पर आए। वह ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे, इसीलिए पिताजी का हाल चाल पूछने के लिए आ गए। तभी पिताजी ने मेरे रिश्ते के बारे में उनसे बात छेड़ दी तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक रिश्ता तो है मेरी नज़र में। दरअसल मेरे बेटे का एक दोस्त है जो काफ़ी बड़े घराने से है। ज़मीन जायदाद भी बहुत ज़्यादा है और लड़का कमाता भी बहुत ज़्यादा है। इकलौता लड़का है, इसलिए सबका लाडला और संस्कारी है। और वैसे भी हमारे घर तो उसका आना जाना रहता ही है, क्योंकि वह मेरे बेटे सचिन का दोस्त जो है। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ ना हो तो मैं आरती बिटिया का रिश्ता उन लोगों के साथ बात कर लूं। तभी मेरे पिताजी कहने लगे कि जिस प्रकार आप बोल रहे हो उस तरह से तो बात नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि वह लोग ठहरे ज़मीन जायदाद और महंगे घर वाले, और हम लोगों के पास तो आरती को देने के लिए कुछ भी नहीं है। दरअसल जब भी मैं कोई जमा पूंजी जोड़ता हूँ तो वह मेरी बीमारी में ही लग जाती है। मेरे पास देने के लिए दहेज में कुछ नहीं है, बस एक लड़की ही है। हाँ, लड़की इतनी संस्कारी है कि जो कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। तभी मेरे मामा जी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि वह तो मैं उन लोगों से बात कर लूँगा। अगर उन्हें दहेज वगैरह ना देने से कोई आपत्ति ना हुई तो हम लोग आरती का रिश्ता कर देंगे। तभी मामा जी ने चाय नाश्ता किया और चले गए। 2 दिन बाद फिर से मामा घर पर आए और कहने लगे कि उन लोगों ने दहेज लेने से मना कर दिया है। उन लोगों को सिर्फ एक लड़की चाहिए और कल हमारी आरती को देखने के लिए आ रहे हैं। माँ पिताजी खुश हो गए, क्योंकि उन लोगों का हमेशा से ही एक सपना था कि जो गरीबी मैंने इस परिवार में देखी है वह आगे कभी ना देखूं, और अब तो उनका यह ख्वाब भी पूरा हो चुका था।
अब मेरे लिए इतना बड़ा और अमीर ससुराल ढूंढकर वह लोग बहुत खुश हो गए थे। वह बार बार मामा जी को धन्यवाद बोल रहे थे। खैर दूसरे दिन लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ गए। लड़के का नाम संजीव था। उसने मेरे साथ काफ़ी बातचीत की और मुझे पसंद करके चले गए। अब माँ पिताजी बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं एक बार कमरे में बैठी थी तो वह लोग मेरे कमरे में आए और कहने लगे कि बेटी, हम लोग बहुत खुश हैं और तुम्हारे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अमीर घराने से होकर भी वह दहेज की कोई मांग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके संस्कार साफ दिखाई दे रहे हैं। तुम अपने ससुराल में कभी भी उन लोगों को कोई शिकायत का मौका मत देना। जैसे इस घर में हमेशा से ही खुशियाँ बिखेरती आई हो और हमेशा से ही हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया है, ऐसे ही ससुराल में करना। तभी मैं माँ पिताजी के गले से लगकर रोने लग गई और कहने लगी कि मुझे नहीं जाना। मेरे पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह तो दुनिया का दस्तूर है, एक ना एक दिन लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। और तू वैसे फिक्र मत कर, कौन सा दूर है, इसी शहर में तो तुम्हारा ससुराल है और इतने बड़े घराने से हैं, उनके तो मोटर गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तुम्हारा जब कभी मन करे तो किसी भी ड्राइवर को लेकर हम लोगों से मिलने आ जाया करना। अब मैं माँ पिताजी की इन बातों से सहमत हो गई और ऐसे ही दिन निकलते गए। खैर अब मेरी शादी भी पक्की हो गई। एक हफ्ते बाद ही हमारी शादी थी। मेरे ससुराल के कुछ आदमी आए और हमारे घर को सजाने लगे। तभी मेरे पिताजी ने पूछा कि आप लोग क्यों सजा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मालिक ने हम लोगों को भेजा है कि पूरे घर को सजाएं और हर तरह की जिम्मेवारी का खर्चा उन्होंने उठा लिया है। तभी मेरे पिताजी ने मेरे ससुर को फ़ोन करते हुए कहा कि मैं कुछ पैसे उधार लेकर अपनी बेटी की शादी में इतना तो खुद कर ही लूँगा, आप लोग बेवजह फ़िक्र मत कीजिए। तभी मेरे ससुर ने कहा कि वह हमारी बहू नहीं बेटी है। फ़ोन स्पीकर पर होने की वजह से मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। अब मेरे मन को कुछ हल्का महसूस हुआ, क्योंकि जिस तरह मेरे ससुर बात कर रहे थे मुझे लग रहा था कि वह पिताजी के जैसे ही हैं। और जो मेरे मन में डर चल रहा था कि पता नहीं ससुराल के लोग कैसे होंगे, मैं वहाँ पर कैसे मैनेज कर पाऊँगी और माँ पिताजी के बगैर कैसे रह पाऊँगी, उन लोगों की यह अच्छी बातें मेरे मन को बहुत सुकून दे रही थीं। अब मेरे चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी कि खैर भगवान ने देर से ही सही लेकिन हम लोगों की झोली में खुशियाँ जो डाल दी हैं। ऐसे ही हमारी शादी का दिन आ गया और बड़ी ही धूमधाम से संजीव और मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे ससुराल में सारी रस्मों रिवाजों के साथ मुझे संजीव के साथ अपने कमरे में भेज दिया गया। हम लोगों ने अपने नए जीवन की शुरुआत करने से पहले एक दूसरे के साथ बातें की। तभी संजीव के पास फ़ोन आया और वह कहने लगे कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि हर लड़के का इस दिन के लिए इंतज़ार होता है और अपनी पहली रात को यूं ऐसे छोड़कर संजीव किस काम के लिए जा रहा है। इतना भी क्या ज़रूरी काम है कि वह मेरे साथ समय बिताने की बजाय उस काम पर ध्यान दे रहे हैं। खैर कुछ देर तक तो मैं अपने मन ही मन में सवाल कर खुद ही जवाब दिए जा रही थी और मेरे मन को बहुत भारीपन भी महसूस हो रहा था कि पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, हो सकता है कोई काम आ गया हो। और वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं, हम दोनों के बीच इन छोटी छोटी बातों को लेकर कोई भी मनमुटाव नहीं होना चाहिए। अगर संजीव को किसी काम के सिलसिले में बाहर भी जाना पड़ता है तो मुझे ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हम लोगों के लिए ही कमा रहे हैं। और वैसे भी इतने सारे पैसे जो जोड़े गए हैं और इतने बड़े बड़े कारोबार चलते हैं, वह काम करने से ही चलते हैं। खैर मैं वहीं पर रखे पानी को पीकर मन में यही सब सोचने लगी कि मैं बेवजह उनके ऊपर ऐसे गुस्सा हो रही हूँ। वह तो काम के सिलसिले में ही जा रहे हैं। खैर यह सब सोचते सोचते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई।
सवेरे संजीव ने जब मुझे उठाया तभी मुझे पता चला कि मुझे आज उठने में देरी हो गई। दरअसल शादी की भागदौड़ में इतना थक गई थी कि मेरी आंख भी नहीं खुल रही थी। तभी संजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसे हड़बड़ाओ मत, जल्दी से तैयार होकर नीचे चली जाना। वैसे भी हम लोग सभी देरी से ही उठते हैं, लेकिन सब लोग उठें उससे पहले ही मैंने तुम्हें उठा दिया। अब तैयार होकर नीचे चली जाना, नौकर नाश्ता बना रहे हैं। तभी मैंने संजीव से कहा कि आज तो मेरा ही ससुराल में पहला दिन है, तो रसोई का काम तो मुझे ही करना चाहिए। तो संजीव ने कहा कि हम लोग इन रस्मों पर विश्वास नहीं करते, बस हम लोगों ने तो शुरू से ही नौकरों से काम करवाते आए हैं और आज तक हमारा हर काम नौकर चाकर ही करते हैं। इसलिए तुम भी किचन में काम के लिए मत जाना, बस कोई ज़रूरत हो तो सीधा नौकरों से ही बोल देना, वह तुम्हारे कमरे में ही हाजिर कर देंगे। खैर, मैं बिना कुछ बोले सीधा बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और तैयार होने के बाद जब नीचे जाकर देखा तो कोई भी उठा नहीं था। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नौकरों की हेल्प कर देती हूँ। वैसे भी मैंने आज तक कभी भी बैठे बिठाए कुछ भी नहीं खाया। सब कुछ हमारे घर में तो काम करने के बाद ही होता था, और जब भी कुछ खाने का मन होता था तो हम लोग तो खुद ही बनाकर खाते थे, यूँ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते थे। तभी मैं किचन में गई तो सब नौकरों ने मेरे आगे नज़र झुका ली और मुझे नमस्कार करने लगे। मैंने उन लोगों के सामने हाथ जोड़े और कहा कि इतना आदर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो मैं मालकिन हूँ और ना ही आप नौकर हैं। आप इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। तभी वह लोग कहने लगे कि मालकिन, आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन जो इस घर में हमेशा से होता आया है हम लोग वही कर रहे हैं। तभी उनमें से एक नौकर बोला कि हाँ, जब सवेरे उठकर मालिक लोग आते हैं तो हम लोगों को उनके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है, इसीलिए हम लोग आपके सामने भी हो गए। तभी मैंने उनके सामने मुस्कुराई और खुद कुछ बनाने लग गई तो उन लोगों ने मेरे हाथ से सामान ले लिया और कहा कि आप बाहर चले जाइए मैडम, अगर आपको किसी ने हमारे साथ काम करते हुए देख लिया तो हम लोगों की नौकरी पर बन आएगी। तभी मैंने उन लोगों पर दया की, और क्योंकि वह ज़्यादा ही मिन्नतें कर रहे थे, और मैं बाहर आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। तभी मेरे सास ससुर उठकर आ गए। मैंने उन लोगों के पांव छुए और वह भी नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद संजीव भी तैयार होकर नीचे आ गए। तभी मेरे ससुर संजीव से कहने लगे कि क्यों भाई, आज लेट हो गए काम पर जाने के लिए। तभी संजीव कहने लगे कि हाँ पापा, कल रात थोड़ा देरी से आया था तो हो गया, वैसे भी अभी चला जाऊंगा नाश्ता करके। फिर इतने में नौकर लोग नाश्ता लेकर आ गए। हम लोगों ने नाश्ता किया और मैं अपने कमरे में चली गई। अब रात का समय हुआ, सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन संजीव अभी तक नहीं आए। मैंने संजीव को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए मैं सवेरे ही आ पाऊँगा, तुम खाना वगैरह खाकर सो जाना। अब तो मुझे और भी अजीब सा लगने लगा, क्योंकि हमारी शादी को 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन मैंने तो संजीव को ठीक तरह से देखा तक नहीं था। ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कोई लड़का अपनी नई नवेली दुल्हन से इतना दूर रह सकता है? चाहे कितना भी ज़्यादा काम हो, लेकिन एक लड़का अपनी शादी की पहली रात तो अपनी बीवी के साथ ही बिताता है। लेकिन मैंने जैसे तैसे उनकी मजबूरी को समझ लिया, लेकिन आज फिर से संजीव ने ऐसा बोल दिया। भला ऐसा भी क्या काम था? आज फिर मैं यही सब सोचते सोचते सो गई, और सवेरे जब उठकर देखा तो संजीव नहा धोकर तैयार हो रहे थे और फ़ोन पर कुछ बातें कर रहे थे। मैं भी तैयार हो गई और फिर मैंने संजीव से पूछा कि आपका ऐसा क्या कारोबार चलता है कि आपको रात को भी काम करना पड़ता है? मेरा ऐसा सवाल सुनकर संजीव एकदम से घबरा गए। तभी वह अपनी ज़ुबान को लड़खड़ाते हुए बोलने लगे कि बिजनेस बहुत से हैं हम लोगों के, तो अब एक एक करके तुम्हें कैसे बताऊं, क्योंकि मैं वैसे भी लेट हो रहा हूं। कभी फुर्सत में बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूं। इतना बोलते ही संजीव हड़बड़ाहट में कमरे से बाहर चले गए।
मैं उन्हें पीछे से आवाज़ ही देती रह गई कि नाश्ता तो करके चले जाइए, लेकिन उन्होंने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि वह मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वह बात कर रहे थे उससे साफ नज़र आ रहा था कि वह कुछ न कुछ ज़रूर छुपा रहे हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या बात है। तभी मैंने सोच लिया कि क्यों ना मैं अपनी सासू माँ से ही पूछ लूँगी। तो नाश्ते के टाइम पर जब सास ससुर में मेरे सामने बैठे तो मैंने अपनी सासू माँ से पूछा कि मेरी शादी को अब तो कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि आप लोग बिजनेस किस काम का करते हैं और संजीव भी रात भर काम में लगे रहते हैं। तभी मेरी सास कहने लगी कि बेटा, यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की कमी हो तो बताना। बैठे बिठाए तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, बस ऐश करो। तुम्हें इन सब से क्या मतलब। तभी मुझे उनकी बातें कुछ अटपटी सी लगीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों बोल रही हैं। खैर, फिर मैंने सोचा कि मैं बेवजह इन लोगों से सवाल जवाब नहीं कर सकती। कहीं इन लोगों को बुरा लग गया तो मेरे माँ पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं माँ पिताजी से मिलकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपनी सास ससुर के कमरे में गई और उनसे बोली कि मुझे अपने माँ पिताजी से मिलना है। तो मेरी सास बोली कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो मन करे वह गाड़ी लेकर चली जाओ, और ड्राइवर भी बहुत सारे बैठे हैं, एक ड्राइवर को ले जाओ और उन लोगों से मिलकर आ जाओ। तभी मेरी सास ने कुछ पैसे मेरे हाथ में थमाते हुए कहा कि जाते हुए उन लोगों के लिए कुछ चीज़ें भी लेकर चले जाना। तभी मैंने सासू माँ और ससुर जी के पैर छुए और अपने पीहर की ओर निकल पड़ी। वहाँ जाकर माँ पिताजी से मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कुछ देर बातें करने के बाद माँ ने पूछा कि आखिर जमाई राजा क्यों नहीं आए हैं। तभी मैंने उनसे कहा कि पता नहीं, उन्होंने तो मेरे साथ भी टाइम नहीं बिताया है, वह तो बस दिन भर और रात भर काम में ही लगे रहते हैं। तभी पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, जो तुझे सुख सुविधा तेरे ससुराल में मिल रही है वह काम की वजह से ही मिल रही है। जब जमाई राजा इतनी मेहनत करते हैं तभी तुम लोग ऐसे बैठे बिठाए इतनी मौज में खा रहे हो। तभी मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और उन लोगों से मिलकर मैं वापस आ गई। जब मैं घर पर वापस आई तो नौकरों से पता चला कि कल संजीव का जन्मदिन है। दरअसल मुझे तो पता भी नहीं था कि संजीव का जन्मदिन कब आता है। मैंने कुछ नौकरों को बात करते हुए सुना कि कल तो बहुत ज़्यादा काम रहेगा, क्योंकि छोटे मालिक का जन्मदिन है। तभी मैंने एक नौकर से पूछा कि किसका जन्मदिन है। तभी उसने कहा कि छोटे मालिक यानी आपके पति का कल जन्मदिन है। मैंने सोचा कि आज रात को 12 बजे मैं संजीव की फैक्ट्री में जाकर ही उन्हें जन्मदिन की बधाई दे दूंगी और उनके साथ कुछ समय अकेले में गुजार लूँगी। तो मैंने नौकरों से और इधर उधर से पता किया कि हम लोगों का कारोबार कहाँ पर है, और तभी मुझे पता चला कि संजीव रात भर फैक्ट्री में ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम जो चलता रहता है। तभी मैंने रात के 12 बजे से पहले ही केक वगैरह मंगवा लिया और रात को 12 बजे से पहले ही गाड़ी लेकर संजीव की फैक्ट्री की ओर चल पड़ी। लेकिन मैं तो छुपते छुपाते जा रही थी कि कहीं संजीव को भनक न लग जाए कि मैं फैक्ट्री में आ रही हूँ, क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। मैं जैसे ही फैक्ट्री के अंदर गई तो मुझे कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आखिर ये आवाज़ किस चीज़ की थी? और मुझे तो बताया गया था कि ये फैक्ट्री लकड़ियों के गेट बनाने की थी, तो फिर इसमें से लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ कैसे आ सकती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने वहाँ पर जाकर एक कमरे में धीरे से जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो इतनी हसीन थीं कि हर कोई उन्हें देखकर चकरा जाए। लंबे घने बाल और काली आँखों वाली इतने सफ़ेद रंग की लड़कियाँ बिल्कुल ही छोटे छोटे कपड़ों में अंदर वहाँ घूम रही थीं, और उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस फैक्ट्री में इतनी रात को क्या कर रही हैं। लेकिन मुझे वहाँ संजीव कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। एक तो फैक्ट्री में लड़कियाँ, ऊपर से उनके चिल्लाने की आवाज़ें, और संजीव का यूँ रात रात भर फैक्ट्री में रहना। मैं बिना कुछ बोले सीधा केक वापस लेकर आ गई
और केक फ्रिज में रखते हुए कमरे में चली गई। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही थी कि ज़रूर कुछ तो है जो संजीव हम लोगों से छुपा रहे हैं। मुझे सारा माजरा जानना ही था, लेकिन मैं यूँ जाकर सीधा ही संजीव से यह बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि संजीव वैसे भी गुस्से वाले थे और मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं इतने बड़े घराने के लड़के के साथ यूँ सवाल जवाब कर लूँ। लेकिन मैं इतना जान चुकी थी कि उन लड़कियों के साथ ज़रूर कुछ गलत हो रहा है और इन सब चीज़ों का मुझे भनक तक नहीं लग रही थी। तभी दूसरे दिन संजीव का जन्मदिन मनाने के बाद संजीव काम का बोलकर जब घर से बाहर निकले तो मुझे पूरा शक हो गया कि ज़रूर यह फैक्ट्री में जा रहे हैं। आज मुझे इनका पीछा करना चाहिए और सारा कुछ देखना चाहिए। आखिर मैं भी तो जानूं कि ऐसा क्या काम करते हैं। और यूं उस फैक्ट्री का जो मैंने उस दिन हाल देखा था, उसके बाद तो पूरा सच मुझे जानना ही था। तभी मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपने दूर के अंकल जो पुलिस में थे उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर कुछ ऐसी गड़बड़ लगे तो हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तभी फैक्ट्री से कुछ दूरी पर वह लोग छुप कर बैठ गए और मैं संजीव का पीछा करते हुए फैक्ट्री के अंदर चली गई। वहाँ जाकर मैंने जो देखा, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि संजीव उन 9 लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अपनी सिगरेट को जलाकर सिगरेट पीने के बाद उन लड़कियों के गालों पर उस सिगरेट को बुझा रहे हैं। कभी उनके बाल नोचते हैं तो कभी उन्हें लातों से मार रहे हैं, तो कभी उन लोगों के कपड़ों को उतार कर उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझसे तो ज़रा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? कोई इंसान इतना जुल्मी कैसे हो सकता है? और यूं इस कदर उसका दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं जिस लड़के के साथ शादी करके इस घर में आई थी, वह इतना जुल्मी और जल्लाद है। इतना जुल्म तो आज तक शायद शैतान ने भी ना किया हो। तभी मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से उस कमरे के अंदर चली गई। मुझे अचानक वहाँ देखकर संजीव के गुस्से का ठिकाना ना रहा। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। उन्होंने चिल्लाते हुए मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वह भी इतनी रात को? तभी मैंने कहा कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह क्या है। तभी संजीव से बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, तभी फैक्ट्री का दरवाज़ा खुला और पुलिस अंदर आ गई। यूं अचानक पुलिस को देखकर संजीव भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और ज़ोर से एक तमाचा दे मारा। उसके बाद पूरी सच्चाई उगलने को कहा तो संजीव ने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मुझे माफ़ कर दो, हम लोगों का यही बिजनेस है। यूं लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर इस कदर इसी फैक्ट्री में कैद रखता हूँ और उनके साथ मन भर कर जुल्म करता हूँ और जब मार पीट करता रहता हूँ और जब एकदम से मेरा मन भर जाता है तो उन्हें विदेश में बेच देता हूँ और मोटी रकम कमा लेता हूँ। उसके बाद फिर से और लड़कियों को यहाँ पर ले आता हूँ। इस कदर मेरा धंधा चलता रहता है। जो बातें संजीव बता रहे थे, उन्हें सुनकर तो मेरे होश ही उड़े जा रहे थे। पता नहीं उन लड़कियों ने आज तक क्या क्या बर्दाश्त किया होगा। मुझे तो उन लोगों की हालत देखकर इतनी दया आ रही थी, मानो मैं अपनी जान ही दे दूं। लेकिन जैसे तैसे मैं उन लड़कियों के पास गई और उनके सामने हाथ जोड़ लिए। तभी उनमें से एक लड़की अपनी आंखों में आंसू भरते हुए बोली कि दीदी, आपने जो आज हम लोगों पर उपकार किया है, वह तो शायद ही किसी ने किया होगा, ना ही कोई कर सकता है। हम आपका धन्यवाद भी नहीं कर सकते। तभी मैंने उनके हाथ पकड़े और कहा कि मुझसे जो हो पाया मैंने कर दिया। तभी संजीव को पुलिस लेकर जाने लगी और मेरे सास ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई, क्योंकि वह लोग भी इस काम में मिले हुए थे। उसके बाद अब मैं पूरी हवेली की मालकिन बन चुकी थी। अपने माता पिता को भी मैं इस घर में ले आई और उन लड़कियों को कुछ हवेली की ज़मीन जायदाद बेचकर अच्छे अच्छे बिजनेस शुरू करवा दिए। अब वह अपने काम में तरक्की हासिल कर रही हैं और मैंने अपनी उम्र अपने पिताजी को सौंप दी
और उनकी सेवा में लग गई और जो भी धन कमाती थी वह गरीबों में बांट देती थी। अब मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा था कि मैं उन माँ पिता की बेटी हूँ जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए और मैं यूँ इन लड़कियों की जान बचाकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। यह सब सोचते सोचते मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।